वर्चुअल कक्षा की इस लेक्चर में आपका स्वागत है। जितने उपस्थित छात्र हैं उनका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो एंट्रोपी है। विद्यार्थियों, आपने फिजिक्स तो बहुत पढ़ते हैं, भौतिक शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उसके जो हमारा उसके एप्लीकेशन है समाज के ऊपर या जनरल जो हमारा लिविंग है उसके ऊपर हम जो है बहुत कम इसका उपयोग करते हैं। तो आज हम जो आपको बताएंगे कि एंट्रोपी का समाज की में क्या उपयोग हो सकता है और किस तरह से हम समाज को समझ सकते हैं। आप लोग अभी देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। हर चीज़ में, व्यवहार में देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की बात देख लें, हर जगह आपको इस तरह से मिलता है कि डिसऑर्डर है। तो इसको हम आज एंट्रोपी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स के या ऊष्मागतिकी के नियम के बारे में बताया था। उसके बारे में हम आज थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले ऊष्मागतिकी के नियम जो है हम उसको देखेंगे, फिर हम उसके बाद एंट्रोपी की जो अवधारणा है, एंट्रोपी किसको कहते हैं, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, वो हम जानेंगे। और फिर इसके बाद एंट्रोपी का जो भौतिक महत्व है वो क्या है वो जानेंगे। और इसके बाद एंट्रोपी के क्या अनुप्रयोग हैं, उसको हम कैसे उपयोग करेंगे वो हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि ऊष्मागतिकी के हमने 4 नियम पढ़े थे। शून्यवा नियम, जो कि तापीय साम्यावस्था से संबंधित था, जो कि ताप की अवधारणा को समझाता था। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि ऊष्मा ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा और कार्य में एक संबंध बताता है। द्वितीय नियम जो है वो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा बताता है। प्रथम नियम प्रवाह की दिशा के बारे में कुछ नहीं कहता। इसमें हम केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट, क्लॉजियस का स्टेटमेंट, और आज हम आपको और बताएंगे एक इसमें एंट्रोपी का कथन। केल्विन प्लांक और क्लॉजियस का कथन हमने पहले पढ़ा था, उसको हम आज एक बार और रिपीट करेंगे। द्वितीय नियम जो अब हम एंट्रोपी के बारे में देंगे तो हम कहेंगे कि जो भी एक सिस्टम होता है वो व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर बढ़ता है, यानी ऑर्डरनेस से डिसऑर्डरनेस की तरफ बढ़ता है। ये आज हम इसको जानेंगे। जो तृतीय नियम है वो एंट्रोपी और ताप की में संबंध बताता है, यानी जैसे जैसे ताप जो है वो हम परम शून्य की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी एंट्रोपी भी शून्य की तरफ बढ़ती है। तो जानते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। यहाँ पे हमारे पास 3 सिस्टम है, ए, बी, सी, और ए और सी तथा बी और सी जो है वो थर्मल कंडक्टिंग वॉल से कनेक्टेड हैं। इसी तरह से ए और बी जो है वो एडियाबैटिक वॉल से सेपरेटेड है, यानी ए और बी में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ए और सी में कनेक्शन है। अभी हम मान लेते हैं कि जो ए का ताप है वो 40 डिग्री है, बी का 25 डिग्री है और सी का 30 डिग्री है। चूंकि ए और सी और बी और सी तापीय साम्यावस्था में हैं, थर्मल कंडक्टिंग वॉल्स हैं, तो इसके अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। और इस तरह से यहाँ से ए से सी की तरफ और यहाँ से सी से बी की तरफ जो है वो ऊष्मा का प्रवाह होगा। और कुछ समय के बाद ए और सी और बी और सी जो है तापीय साम्यावस्था में आ जाएंगे। तब हम कह सकते हैं कि यदि ए और सी यदि तापीय साम्यावस्था में है, बी और सी तापीय साम्यावस्था में है, तो ए और सी भी तापीय साम्यावस्था में होंगे। ये ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम हम कहते हैं इसको। इसका जो प्रथम नियम है, यदि किसी सिस्टम को यदि आप ऊष्मा देते हैं तो वो ऊष्मा 2 प्रकार से खर्च होती है। एक तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो कि हम यू से डिनोट करते हैं, उसको बढ़ाने में काम आती है और कुछ कार्य करने में खर्च होती है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि यदि बहुत स्मॉल हम एनर्जी डी क्यू दे रहे हैं तो उसमें कुछ चेंज होगा डी यू जो कि इंटरनल एनर्जी है, और उसी तरह से उसमें जो कार्य होगा स्मॉल वो डी डब्ल्यू से देंगे। तो ये हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, उसको हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख दिया है। और ये ऊर्जा संरक्षण के पर आधारित है। अब जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है उसमें 2 स्टेटमेंट है। पहला हम पढ़ेंगे केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट ये कहता है कि जैसे हमारे पास 2 इंजन हैं, एक रियल इंजन हमने कहा और एक इम्पॉसिबल। रियल इंजन क्या होता है कि ये हीट से जो हॉट रिजर्वायर है, गर्म स्रोत से ऊष्मा लेकर के इंजन
और कुछ कार्य करता है और कुछ जो है ऊष्मा वो सिंक को दे देता है। ये नॉर्मल इंजन होता है। तो क्लेवेन प्लैंक का स्टेटमेंट ये है कि हम कोई ऐसा इंजन नहीं बना सकते जो कि गर्म स्रोत से ऊष्मा तो ले और उसको पूर्ण रूप से कार्य में बदल दे और सिंक को कोई भी ऊष्मा ना दे। ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है। ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है। इसी तरह से क्लॉजियस का स्टेटमेंट भी हम कर सकते हैं। ये इट इज अबाउट द रेफ्रिजरेटर। तो ये कहता है कि कोई हम ऐसी स्वचालित मशीन नहीं बना सकते जो ऊष्मा को कम ताप से अधिक ताप पर बगैर किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत के उसको हस्तांतरित ऊर्जा को कर सके। रियल रेफ्रिजरेटर क्या करता है? ठंडे वस्तु से हीट लेता है और उस पर कुछ कार्य किया जाता है और वो गर्म स्रोत को दे देता है। ये रेफ्रिजरेटर का काम होता है। लेकिन ऐसा रेफ्रिजरेटर हम नहीं बना सकते कि उसमें हम कोई कार्य भी ना करें और हीट जो है वो ठंडे से गर्म की तरफ प्रवाहित हो जाए। ऐसा रेफ्रिजरेटर हम नहीं बना सकते। ये क्लॉजियस का स्टेटमेंट। अब आगे हमको एंट्रोपी के बारे में पढ़ना है, तो उस पर पहले हम जान लें कि रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। ये हमने पहले भी बताया था, इसको हम थोड़ा सा एक रिपीट कर रहे हैं आज। तो उत्क्रमणी प्रक्रम कौन से होते हैं? उत्क्रमणी प्रक्रम उसको हम कहेंगे जिसमें निकाय तथा वातावरण दोनों अपने मूल रूप में वापस आ जाते हैं, जैसे कि वे प्रक्रम घटित होने के पहले थे। ऐसा यदि होता है तो हम उस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। इसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यदि उत्क्रमणी प्रक्रम है तो उसमें हम ये मानते हैं कि घर्षण आदि से कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती, कंडक्शन से कोई हानि नहीं हो रही है, और इसमें कुछ बीच में हमको अर्धस्टैटिक या क्वासी स्टैटिक स्टेट्स मिलेंगी। वो यदि हम प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं तो हमको हर बार वही मिलना चाहिए। इसमें यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, तो यदि उसकी इंटरनल एनर्जी में यदि मान लीजिए कि वृद्धि हो रही है, कुछ ऊष्मा ले रहा है और उसमें कुछ कार्य किया जा रहा है, तो वापस उसी पाथ में जाएंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कमी होगी। वो कुछ हीट निकाय वातावरण को देगा और सिस्टम के द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा, ये हमको मिलेगा। इसी तरह से यदि अनुत्क्रमणी प्रक्रम है तो उसमें ऊर्जा की हानि होगी, घर्षण आदि से, कंडक्शन से हीट का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। और इस केस में जो डेल्टा यू है वो डेल्टा यू टू के बराबर नहीं होगा। इस तरह के जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे अनुत्क्रमणी प्रक्रम। तो ये जानना जरूरी है कि उत्क्रमणी प्रक्रम क्या है, अनुत्क्रमणी प्रक्रम क्या है, क्योंकि आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। अब एंट्रोपी क्या है इसके बारे में हम समझ लें। तो इसको समझने के लिए हम एक क्लॉजियस की प्रमेय आपको पहले बताएंगे। क्लॉजियस की प्रमेय क्या है, उससे ही हम एंट्रोपी की अवधारणा निकालेंगे। तो क्लॉजियस के अनुसार यदि एक बंद उत्क्रमणी चक्र के लिए dQ/T ये एक राशि है, इसका समाकलन शून्य होता है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं एक पूरे चक्र के लिए। तो इसमें इसलिए इस तरह से इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं कि dQ/dt ऑफ होल लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। अब इसको समझने के लिए हमारे पास मान लीजिए कि एक स्टेट A है और एक स्टेट B है, और इसके बीच में हम यहाँ से A से B तक जाएं और वापस B से A तक आएं, तो एक पूरा साइकिल हो जाता है। अब इसको समझने के लिए हम एक साइक्लिक प्रोसेस को हम बहुत सारे एडियाबेटिक कर्व्स या रुद्रोष्म जो कर्व हैं उनसे हमने, जो डॉटेड लाइन से हमने आपको दिखा रहे हैं, इसको हमने पूरे कर्व को कई भागों में डिवाइड कर दिया है जो कि पैरेलल है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, रुद्रोष्म प्रक्रम में क्या होता है कि ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता, यानी यहाँ पे ऊष्मा ना तो अवशोषित की जाती है ना ही जो है वातावरण को दी जाती है। अब जो दो समतापी जो पास पास में एडजस्टेंट हैं, ए से लेकर के ए डैश और ए डैश से वापस हम रुद्रोष्म प्रक्रम से बी डैश तक आए और बी डैश से वापस ए तक चले जाएं, तो ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। तो दो रुद्रोष्म जो वक्र हैं उनके बीच में हमने एक समतापी लाइन खींची ए बी से और इसी तरह से सी डी से। तो अब हमारे पास ए डैश बी डैश और ए के लिए ये प्रोसेस हो जाएगा कि हम ए से बी जाएं, बी से सी आए, सी से वापस डी चले जाएं। तो ये यदि बहुत स्मॉल, यदि बहुत छोटा चेंज है
तो ये ए डैश बी डैश ए के बराबर होगा। अब हम जानते हैं ये हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस या कार्नो साइकिल बन गया कि ए से बी तक जब हम जाते हैं तो समतापी प्रक्रम हो रहा है, इसमें कुछ एनर्जी निकाय जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है सोर्स से, जो कि Q1 हमने दर्शाया है। इसी तरह से बी से सी तक जब आएगा तो रुद्रोष्म प्रक्रम होगा, यहाँ पे कोई ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा। सी से जब डी तक जाएगा तो यहाँ पे समतापी संपीड़न होगा, तब वो जो सिस्टम है वो ऊर्जा Q2 जो है वो सिंक को प्रदान कर देगा। और डी से ए तक जाने में अगेन उसको रुद्रोष्म संपीड़न होगा, वहां पे भी कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो ये जो हमने प्रोसेस एक कार्नो चक्र ले लिया ए बी सी डी ए, इसके लिए हम दक्षता निकाल सकते हैं, जो देते हैं वो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। और चूंकि ये कार्नो चक्र जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, तो रिवर्सिबल इंजन के लिए हम एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1 भी लिख सकते हैं। इसको यदि हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2, इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास Q1 बाई T जो है कि राशि आ गई। जो Q1 जो है ऊष्मा अवशोषित किया गया यानी धनात्मक होगी, और Q2 जो ऊष्मा है वो निष्कासित किया गया सिस्टम के द्वारा, इसलिए हम उसको नेगेटिव लेंगे। तो इस केस में हम यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख सकते हैं Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ आपके ए बी सी डी ए कार्नो चक्र के लिए। अब ए बी ए के बीच इसी तरह के बहुत सारे कार्नो चक्र जो हमने रुद्रोष्म में कर्व खींचे हैं, उनके बीच में बहुत सारे कार्नो चक्र हम बना सकते हैं। तो इन सब के कार्नो चक्र के लिए हम लिख सकते हैं कि समेशन Q बाई T इज इक्वल टू 0। या ये बहुत स्मॉल चेंज है, बहुत पास यदि हम इसको बना दें तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो अवशोषित होगी और निष्कासित होगी, तो हम उसको लिख सकते हैं डी क्यूब इंटीग्रेशन डी क्यू बाई डी टी ऑफ लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। अब मान लीजिए ये जो डी क्यू बाई टी राशि ये क्या बताती है हमको, इस राशि को जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मान लीजिए कि हमारे पास ए से बी तक हम जा रहे हैं पाथ ए से, और उसका एक दूसरा पाथ है बी से ए तक जाने के लिए 2 पाथ, और ये दोनों पाथ हैं 1 और 2, ये दोनों हम मानते हैं कि ये रिवर्सिबल पाथ हैं, यानी दोनों उत्क्रमणी पाथ हैं। तब ए बी ए यदि ये जो पाथ हम लेते हैं तो चक्रीय होगा। इसके लिए हम क्लॉजियस प्रमेय से लिख सकते हैं कि डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0, या इसको हम ब्रेक कर दें कि ए से बी तक जाएं उसके लिए लाइन इंटीग्रल, और बी से ए तक जाएं उसके लिए लाइन इंटीग्रल। इन दोनों का यदि हम योग करेंगे तो भी 0 आएगा। अब दोनों ए और दोनों प्रक्रम जो है उत्क्रमणी है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि बी से ए तक का जो डी क्यू बाई डी टी का इंटीग्रेशन है पाथ 2 से, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए से बी तक जो हम पाथ में आएंगे उसका लाइन इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि दोनों यदि हम रिवर्स पाथ में जाते हैं तो यदि एक पाथ से आ रहे हैं तो हीट यदि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दूसरे पाथ से जब जाएगा तो हीट वो है रिजेक्ट करेगा एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो इस इक्वेशन, इस वैल्यू को यदि हम ऊपर वाली इक्वेशन में रख दें तो हम कह सकते हैं कि ए लाइन इंटीग्रल ए टू बी डी क्यू बाई टी माइनस लाइन इंटीग्रल ए टू बी डी क्यू बाई टी पाथ 1 और 2, यानी इसको हम कह सकते हैं कि पाथ ए से जाएं ए से बी तक, या बी से ए से बी तक जाएं पाथ 2 से, पाथ 1 से जाएं या पाथ 2 से जाएं, दोनों के लिए डी क्यू बाई टी का मान बराबर होगा लाइन इंटीग्रल का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी क्यू बाई टी राशि है, जो चेंज हो रहा है डी क्यू बाई टी में, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो केवल स्थितियों पर निर्भर कर रहा है, यानी स्थिति ए और स्थिति बी पर निर्भर कर रहा है। तो ये एक बिंदु फलन हो गया। तो ये जो राशि हमने बताई ये नियत है, 2 बिंदुओं के बीच में कहीं से भी जाएं, किसी भी पाथ से जाएं, तो बिंदु फलन हो गया या पॉइंट फंक्शन हो गया। और इसको हम कहते हैं कि एंट्रोपी, और इसको हम एस शब्द से डिनोट करते हैं। अब चूंकि ये हमको डी क्यू जो है वो चेंज इन एनर्जी है, हीट है, ऊष्मा है, तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने में ये एंट्रोपी परिवर्तन बताता है। यानी बी पाथ माइनस बी की एंट्रोपी माइनस ए की एंट्रोपी, ये हमको ए टू बी जब जाएंगे तब हमको देगा डी क्यू बाई टी चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी में परिवर्तन। अब यदि ये
ए और बी बिंदु हम मान लेते हैं बहुत पास पास हैं, तो एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वो बहुत स्मॉल होगा, उसको हम ds से भी शो कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू dq/t से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्रोपी जो है निकाय का स्थिति या पॉइंट फंक्शन हो गया। जैसे पॉइंट फंक्शन आपका आंतरिक ऊर्जा है, वो भी पॉइंट फंक्शन था। इसका मतलब ये हुआ कि हम ताप, आयतन, दाब और आंतरिक ऊर्जा जो हमने एक ऊष्मा गति की निर्देशांक माने हैं, तो एंट्रोपी को भी हम एक ऊष्मा गति की निर्देशांक मान सकते हैं। अब एंट्रोपी परिवर्तन की जो परिभाषा हमको मिल गई कि चेंज इन एंट्रोपी, यानी इसको हम डेल्टा एस से, यदि उसमें परिवर्तन ज्यादा है तो डेल्टा एस से शो कर देंगे, इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यदि वो स्मॉल है तो उसको ds से हम शो कर देंगे, तो ds इज इक्वल टू dq/t। और इसकी जो यूनिट है वो जूल पर केल्विन है। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना होगा कि जो हम टेम्परेचर नापते हैं, जो टेम्परेचर यहाँ पे दे रहे हैं वो परम ताप है, केल्विन में नापते हैं। यहाँ पे ये भी आपको, चूंकि जो ऊष्मा है यदि निकाय ग्रहण करता है तो इसका मतलब है कि वो dq हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब निकाय ऊष्मा रिजेक्ट करता है या ऊष्मा प्रदान करता है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो यदि जब ऊष्मा ग्रहण की जाएगी तो वो पॉजिटिव है, यानी ds पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऊष्मा प्राप्त की जाती है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, और जब ऊष्मा प्रदान की जाती है, सिस्टम द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है, तो उसमें एंट्रोपी घटती है। आइए अब जानते हैं कि ऊष्मा यदि कोई प्रोसेस हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उसकी एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है। इसके लिए हम अभी हम मानते हैं कि हमारे पास एक कार्नो साइकिल है जो कि एक रिवर्सिबल साइकिल होता है, उसको हम ले लिया। यहाँ पे एक कार्नो साइकिल में ए बी में आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है या समतापी प्रसार हो रहा है। इसी तरह से बी से सी तक जब जा रहे हैं तो रुद्रोष्म प्रसार हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है। सी से डी तक जा रहे हैं तो समतापी संपीड़न हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। और डी से वापस ए तक जब जा रहे हैं तो वो एडियाबेटिक कंप्रेशन या रुद्रोष्म संपीड़न से हम जा रहे हैं। तो ये पूरा ए बी सी डी ए, ये पूरा एक साइकिल हो गया जो कि रिवर्सिबल है, जो कार्नो साइकिल हम बोलते हैं। अब कार्नो साइकिल में जो रुद्रोष्म प्रक्रम है वहां पे कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ए से बी तक का जो ताप है, जो टी है, वो मान लेते हैं कि जो सोर्स का ताप है, उस सोर्स से ये ऊष्मा ग्रहण कर रहा है Q1 ए बी पार्ट में। इसी तरह से सिंक का ताप हम T2 मान लेते हैं, तो CD पार्ट में जो है वो एनर्जी को रिजेक्ट किया जा रहा है सिंक के ऊपर। तो अब जब ये हो रहा है तो हम कहते हैं कि जब कार्यकारी जो इंजन होता है उसमें तीन चीजें होती हैं, सोर्स, सिंक और कार्यकारी पदार्थ। तो कार्यकारी पदार्थ की जो एंट्रोपी है, क्योंकि उसने एनर्जी लिया तो उसकी एंट्रोपी में वृद्धि हो गई, उसको हमने डेल्टा S1 से शो किया, वो हो जाएगा Q1/T1, क्योंकि ताप जो है सोर्स का ताप T1 है, एनर्जी ग्रहण किया Q1। इसी तरह कार्यकारी पदार्थ एंट्रोपी में कमी, जब वो सोर्स सिंक को ऊष्मा दे देगा तब उसकी एंट्रोपी में कुछ कमी आ जाएगी, तो वो हो जाएगा डेल्टा S2 इज इक्वल टू माइनस Q2/T2। हमने माइनस इसलिए लिखा है कि वो जो है वो ऊष्मा में कमी आई। और रुद्रोष्म प्रक्रम BC और DA में एंट्रोपी नियत रहेगी, क्योंकि वहां कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो एक पूरे चक्र में कार्यकारी पदार्थ की एंट्रोपी में क्या परिवर्तन हुआ उसको हम यहाँ शो कर सकते हैं। डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, दोनों की वैल्यू रख दी, तो Q1/T1 माइनस Q2/T2 हमको ये चेंज मिल गया। लेकिन और यहाँ पर सोर्स और सिंक की एंट्रोपी यदि हम दोनों की ले लें तो चूंकि में भी सेम परिवर्तन होगा जो कि यहाँ पर होगा। अब कार्नो चक्र के लिए हमको मालूम है, हमने आपको बताया कि Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2 हम लिख सकते हैं। तो उस आधार पर जो हमारा समीकरण है डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी वो शून्य आ जाएगा, या हम लिख सकते हैं कि डेल्टा S फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू 0। यानी रिवर्सिबल या एक चक्रीय प्रक्रम जो कि उत्क्रमणी है उसके लिए एंट्रोपी 0 होगी या एंट्रोपी नियत रहेगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि उत्क्रमणी प्रक्रम में ब्रह्मांड यानी निकाय जो कि हमारा सिस्टम था, कार्यकारी पदार्थ,
और वातावरण, वातावरण किसको ले लिया हमने, स्रोत और सिंक को हमने वातावरण मान लिया। तो निकाय और वातावरण की जो एंट्रोपी है वो नियत हो गई, किसमें, एक रिवर्सिबल प्रोसेस में। अब उत्क्रमणी प्रक्रमण में ब्रह्मांड की एंट्रोपी में परिवर्तन के लिए हम एक चीज और करते हैं कि मान लीजिए कि कोई उत्क्रमणी प्रक्रम है और निकाय द्वारा ताप dq पर ऊष्मा T ग्रहण की, तो उसकी एंट्रोपी में चेंज हुआ, वृद्धि हो गई ds1 dq/t। इसी वातावरण से जब ताप T पर dq ऊष्मा में कमी हो गई तो वातावरण की एंट्रोपी में भी कमी हो गई, तो वो ds2 - dq/t हो गई। तो ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी क्या हो गई, दोनों को जोड़ दिया तो हमको 0 मिल गया। इसका मतलब है कि जब सिस्टम निकाय ने ऊष्मा लिया तो वातावरण की ऊष्मा में कमी हो गई, दोनों को यदि देखा जाए तो एंट्रोपी नियत रह गई। तो उत्क्रमणी प्रक्रम यदि है तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी नियत रहती है। अब जानते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस या अनुत्क्रमणी प्रक्रम में एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है, क्या वो शून्य होती है। इसके लिए आप सब जानते हैं कि जो एफिशिएंसी होती है किसी भी इंजन की वो 1 - Q2/Q1 से देते हैं, जहाँ पे Q2 जो है, Q1 जो है वो सोर्स से ऊष्मा ग्रहण किया है और Q2 जो है सिंक को ऊष्मा दिया है। और जहाँ पे हम ये मानते हैं कि जो सोर्स का ताप है वो T1 है और सिंक का ताप T2 है। और ये भी हमने पढ़ा है कि कार्नो इंजन की एफिशिएंसी जो है वो रिवर्सिबल इंजन है तो उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। और रिवर्सिबल इंजन के लिए हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी 1 - T2/T1 से। अब यदि हम ये मान लें कि हमारे पास एक रिवर्सिबल इंजन है तो उसकी एफिशिएंसी निश्चित तौर पर उत्क्रमणी जो इंजन है, जो कि कार्नो इंजन है, उससे कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन इज लेस देन द कार्नो इंजन। तो हम लिख सकते हैं कि 1 - Q2/Q1 जो कि इरिवर्सिबल इंजन के लिए है, इट इज लेस देन 1 - T2/T1। या इसको हम लिख दें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि Q2/T2 इज ग्रेटर देन Q1/T1। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, इसका हम उपयोग करेंगे। अब यदि हम एक प्रोसेस जो ले रहे हैं इस तरह से कि तो ऊष्मा जब Q1 ग्रहण की गई तो स्रोत की एंट्रोपी में कुछ कमी आ जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं कि -Q1/T1। और सिंक को जब ऊष्मा दी गई Q2 तो उसकी सिंक की एंट्रोपी में कुछ वृद्धि हो गई, जिसको हम लिख सकते हैं ΔS2 Q2/T2। और कार्यकारी पदार्थ ये मानते हैं कि जब एक पूरा साइकिल में वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, चूंकि वो वापस ओरिजिनल स्टेट में आ गया और चूंकि एंट्रोपी जो है पॉइंट फंक्शन है, इसलिए इसकी एंट्रोपी में, कार्यकारी पदार्थ की एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब हमारा ΔS हो गया, ΔS1 + ΔS2, इसको जोड़ दिया तो हमको मिल गया Q2/T2 - Q1/T1। अब ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि जो T2 की वैल्यू है इट इज लेस देन T1। तो इसके लिए ये ΔS जो हमको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मतलब इट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि अनुत्क्रमणी प्रक्रम में कार्यकारी पदार्थ और वातावरण की एंट्रोपी, जिसको हम ब्रह्मांड कह सकते हैं, की एंट्रोपी में वृद्धि होगी। तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस में बढ़ेगी या उसमें वृद्धि होगी। इसी को लेकर के ब्रह्मांड की एंट्रोपी में वृद्धि का नियम दिया गया। ये कहा गया कि किसी भी प्राकृतिक, जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम हैं वो वापस हम उसी को रिपीट नहीं कर सकते, यानी जितने प्रोसेस होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। तो इस प्रक्रम के कारण उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के बीच ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो जब भी किसी निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन होता है तब वातावरण की एंट्रोपी में भी परिवर्तन होगा, और एंट्रोपी में इन परिवर्तनों का योग ब्रह्मांड की एंट्रोपी में परिवर्तन कहलाता है, और जो कि पॉजिटिव होगा प्राकृतिक प्रोसेस के लिए। तो अब आइए जानते हैं कि इस एंट्रोपी का भौतिक महत्व क्या है। तो अब अभी हमने जो ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम देखा, उसके दो स्टेटमेंट पढ़े थे, केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट और क्लॉजियस का स्टेटमेंट। और अब हम एंट्रोपी के रूप में ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम की परिभाषा दे सकते हैं कि एक प्राकृतिक या जो अनुत्क्रमणी प्रक्रम होता है हमेशा उस दिशा में होता है जिसमें ब्रह्मांड की एंट्रोपी में वृद्धि हो। इसको हम ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम कहते हैं।
और ये जो कथन है केल्विन प्लांक और क्लाउजियस कथन के समतुल्य। अब हम इसको प्रूव करके आपको बताएंगे कि ये केल्विन प्लांक का यदि हम उल्लंघन करते हैं तो एंट्रोपी के रूप में जो हमने द्वितीय नियम दिया उसका भी उल्लंघन होता है। ये ध्यान रखिए कि किसी भी प्राकृतिक प्रोसेस में एंट्रोपी में वृद्धि होगी, ब्रह्मांड की एंट्रोपी में वृद्धि होगी। अब केल्विन प्लांक के कथन से इसकी समतुल्यता देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ऐसा इंजन है जो केल्विन प्लांक के कथन का उल्लंघन करता है, यानी हमारे पास ऐसा इंजन है जो स्रोत से Q ऊष्मा ग्रहण कर रहा है और उसे पूर्ण रूप से ऊर्जा में बदल देता है और सिंक को कोई ऊष्मा नहीं दे रहा, तो ये केल्विन प्लांक के कथन का उल्लंघन हो रहा है। अब इससे स्रोत से चूंकि एनर्जी ली Q, तो उसकी एंट्रोपी में कमी आ गई, तो हम कह सकते हैं Q/TH, जो कि TH जो है वो सोर्स का ताप है। और सिंक की एंट्रोपी में क्या परिवर्तन आया? चूंकि सिंक को कोई ऊष्मा नहीं दी तो उसकी एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं है, 0 हो गया। और कार्यकारी पदार्थ जैसे हमने बताया था, चूंकि इसमें प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, इसकी एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के जो निकाय की एंट्रोपी में परिणामी कमी आ गई वो क्या हो गई? Q/TH हो गई। और ये एंट्रोपी के नियम के विपरीत है, क्योंकि ऐसा इंजन बनाना कोई संभव नहीं है ना। एंट्रोपी का नियम क्या कह रहा है कि जो भी अनुत्क्रमणी प्रक्रम है उसमें एंट्रोपी या तो शून्य होगी या, क्योंकि दो ही प्रोसेस हो सकते हैं, या तो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो यदि रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी शून्य होना चाहिए, और यदि इरिवर्सिबल है तो एंट्रोपी बढ़ना चाहिए। एंट्रोपी किसी भी रूप से कम नहीं हो सकती। तो यदि केल्विन प्लांक के कथन का हम उल्लंघन करते हैं तो एंट्रोपी के नियम का भी उल्लंघन होता है। तो इस तरह का इंजन बनाना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब केल्विन प्लांक के कथन का उल्लंघन हुआ तो एंट्रोपी के कथन का उल्लंघन स्वतः हो गया। इसी तरह से क्लाउजियस के कथन से भी समतुल्यता हम देख सकते हैं। क्लाउजियस का कथन क्या कहता है? मान लेते हैं हमारे पास ऐसा रेफ्रिजरेटर है जो क्लाउजियस के कथन का उल्लंघन करता है, यानी हमारे पास ऐसा रेफ्रिजरेटर है जो कम ताप से ऊष्मा लेकर के अधिक ताप पर देता है और बाहर से हम कोई भी उसमें कार्य नहीं करते। तो ऐसा हमारे पास रेफ्रिजरेटर यदि है, तो यदि हम इस तरह से ले रहे हैं, ऊष्मा ले रहे हैं, तो सिंक से ऊष्मा ले रहे हैं, तो सिंक की एंट्रोपी में कमी आएगी। तो वो मान लेते हैं Q/TC, जहां TC जो है वो सिंक का ताप है। स्रोत को कुछ ऊष्मा Q दिया तो उसकी एंट्रोपी में वृद्धि हो गई, Q/TH हो गया, और कार्यकारी पदार्थ की एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं। तो निकाय की एंट्रोपी में परिणामी परिवर्तन क्या हो गया? Q/TH माइनस Q/TC। और चूंकि TH जो है वो जो है TC से बड़ा है, या TC इज स्मॉलर देन TH, तो निकाय की जो परिणामी एंट्रोपी है उसमें कमी आ गई। अगेन ये एंट्रोपी के कथन का उल्लंघन है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाना संभव नहीं है, यानी क्लाउजियस के कथन का उल्लंघन हो रहा है तो स्वतः ही एंट्रोपी के कथन का उल्लंघन हो जाता है। तो ये दोनों समतुल्य हैं। अब एंट्रोपी का जो और एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि जब एंट्रोपी बढ़ रही है तो हमको कार्य करने के लिए जो ऊर्जा है वो कम होती चली जा रही है और अनुपलब्धता, हमारे पास कार्य की अनुपलब्धता बढ़ती चली जा रही है। तो प्राकृतिक प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में जो परिवर्तन कार्य के लिए अनुपलब्ध ऊर्जा की माप है, यानी एंट्रोपी बढ़ेगी उतनी ही, जितनी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी उतनी ही ऊर्जा जो है अनुपलब्ध ऊर्जा है हमको कार्य के लिए बढ़ती चली जाएगी, यानी कार्य के लिए हमारे पास जो ऊर्जा है वो कम होती चली जा रही है। अब इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास चूंकि जो ताप है वो केल्विन में नाप रहे हैं, और केल्विन में यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन ये मिनिमम ताप होता है। मिनिमम ताप तक हम नहीं पहुंच पा रहे, पर जो भी जितने ताप तक मिनिमम पहुंच सकते हैं, मान लेते हैं कि जो मैक्सिमम अवेलेबल मिनिमम जो ताप है हमारे पास वो T0 केल्विन है। तो किसी ताप T1 के लिए यानी दो टेम्परेचर के बीच में जो हमको अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम दक्षता मिलेगी, वो इस फॉर्मूले से दे सकते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डिवाइड बाय Q, या 1 - T0/T1 ये अधिकतम ऊर्जा हमको कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेगी। W मैक्सिमम इज इक्वल टू Q 1 - T0/T1। ये अधिकतम कार्य हमको किसी भी ऊष्मा से मिल सकता है। अब यदि हम गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर प्राकृतिक रूप से ऊष्मा का प्रवाह करते हैं या होता है,
तो ताप T1 पर अधिकतम कार्य क्या मिल जाएगा हमको, T1 ताप पर हमको ये मिल जाएगा कि W मैक्सिमम एट T1 इज इक्वल टू Q1 माइनस T0 बाय T1। अब जब ये प्राकृतिक प्रवाह के पूर्व तो पिंड का ताप T1 था, लेकिन जब प्राकृतिक रूप से ऊष्मा का प्रवाह हुआ तो जो गर्म पिंड का ताप था उसमें कुछ कमी आ गई, और कमी होकर उसका ताप अब मान लीजिए पिंड ऊर्जा के प्रवाह के बाद T2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यदि हम T2 और T0 के बीच में कार्य निकालें तो कितना आएगा, तो W मैक्सिमम T2 वो हो जाएगा Q1 माइनस T0 बाय T2, और चूंकि T2 इज लेस देन T1 तो हम कह सकते हैं कि जो W मैक्सिमम था T1 ताप पर इट इज ग्रेटर देन W मैक्सिमम T2, यानी इन दोनों कार्यों के बीच में कोई डिफरेंस है जो कि हमको ऊर्जा के लिए या कार्य के लिए अवेलेबल नहीं हुई एनर्जी। तो ऊष्मा के संवहन से कार्य के लिए अनुपलब्ध ऊर्जा कितनी हो गई, उसको हम T1 ताप पर जो हमको अधिकतम कार्य मिल रहा था उसमें से T2 ताप पर जो कार्य मिल रहा था उसको माइनस कर दें तो ये हमको अनुपलब्ध ऊर्जा हो गई जो हमको कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है, कार्य करने के लिए, या अनुपलब्ध ऊर्जा बढ़ गई। तो इसको यदि हम इन दोनों की वैल्यू रख दें और सॉल्व करें तो हमको ये मिलता है T0 इंटू ds। T0 जो है मिनिमम टेम्परेचर है और ds जो है वो चेंज इन एंट्रोपी है। इसका मतलब है कि जब एंट्रोपी बढ़ रही, और ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि T जो है वो नेगेटिव नहीं होता कभी, और जो एंट्रोपी ds है वो या तो 0 होगा या बढ़ेगा, और चूंकि ये प्राकृतिक प्रक्रम है इसलिए इसमें एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी अनुपलब्ध जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ेगी अनुपलब्ध ऊर्जा भी बढ़ती चली जाएगी, या कार्य के लिए हमारे पास ऊष्मा या ऊर्जा है वो कम होती चली जा रही है। अब एंट्रोपी को दूसरे रूप में यदि हम देखें, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यदि सूक्ष्म रूप में जाएं तो ये हमको बताता है कि निकाय के अणुओं की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था से अव्यवस्था के रूप ऊपर जाता है। जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ती है तो ऑर्डरनेस से डिसऑर्डरनेस बढ़ता है। तो एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। यहां पे हमने एक चित्र आपको बता रहे हैं, एक गिलास में हमने बर्फ के क्यूब डाले हुए हैं और एक गिलास में पानी है। तो अब छात्रों से मैं ये पूछता हूं कि कौन सा आपको ऑर्डर ज्यादा लग रहा है, एक गिलास में जो बर्फ के क्यूब्स हैं वो, या पानी जो है जिसमें गिलास बी में रखा है, किसमें ऑर्डरनेस ज्यादा है? कोई भी छात्र बताना चाहे यहां। ये जो दो चित्र हम आपको देखा है ए और बी, एक गिलास में जो है आइस के क्यूब भरे हुए हैं और दूसरे में पानी भरा हुआ है, किसमें आपको ज्यादा ऑर्डरनेस दिख रहा है या व्यवस्था किसमें आपको ज्यादा दिख रही है, बर्फ वाले गिलास में या पानी वाले गिलास में? कोई भी विद्यार्थी जबलपुर से, पन्ना से? नमस्ते सर। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? सर पन्ना पीजी कॉलेज सर। हाँ बोलिए। कैसे भरना है? हाँ बोलिए। पानी में होगा सर। पानी का आपको ज्यादा दिख रहा है? जी सर। चलिए, तो पानी का नहीं है। देखिए यहाँ पे क्यूब जो है, आइस के क्यूब जो है वो आपको ऐसा बेतरतीब जरूर लग रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा ऑर्डरनेस है क्योंकि उनमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, और जहां मूवमेंट होगा तो वहां पर जो है वो अव्यवस्था ज्यादा होगी। पानी के मॉलिक्यूल जो है, पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में रैंडमली वो है मूव करते रहते हैं। जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडम कोई चीज है, तो वहां व्यवस्था कहां हुई? वहां व्यवस्था कम है। और जो पानी के जो हमने इसमें ग्लास में बर्फ डाली हुई है, बर्फ के क्यूब डाले हुए हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ज्यादा ऑर्डरनेस कौन सा हुआ? जो ग्लास में बर्फ भरी हुई है वो ज्यादा ऑर्डरनेस है, बजाय कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी गति। दूसरा हम आपको बताते हैं, यहां पे फिर हमने देखा है एक जो है ए वाले में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और बी में भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? तो किसमें ऑर्डरनेस ज्यादा है, ए में या बी में?
कोई भी विद्यार्थी बताए। देखिए ए कुछ ज्यादा ऑर्डरनेस लग रहा है क्योंकि वो व्यवस्थित रूप से जमे हुए मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, पर उसी गैस को जब हम कुछ हीट दे देते हैं, ऊर्जा दे देते हैं, तो वो मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी के कारण वो मॉलिक्यूल जो है वो इधर उधर बेतरतीब रूप से मूव करने लगते हैं, तो उसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ जाता है। तो ऑर्डरनेस जो है वो ए में ज्यादा है और बी में डिसऑर्डर है। तो जब किसी भी सिस्टम को हम ऊर्जा दे रहे हैं, तो ए में जब हमने ऊर्जा दिया तो वो बी जो उसमें क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस या डिसऑर्डर बढ़ा। और आपको भी मैंने बताया कि जब किसी सिस्टम को ऊष्मा देते हैं तो उसकी एंट्रोपी में वृद्धि होती है। इसका मतलब एंट्रोपी में वृद्धि होना किस चीज को बता रहा है, डिसऑर्डरनेस को बता रहा है, या वो उसमें व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है या नियमित से अनियमित की ओर बढ़ रहा है, यदि एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है। लेकिन यदि बी के मॉलिक्यूल की गैस को हम हीट ले लें तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने से उसमें जो उनके बीच की जो गति है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगी और उसके कारण उसकी एंट्रोपी में कमी आएगी। इसी तरह से यदि मान लीजिए कि ईंट के बहुत सारे टुकड़े ले लेता हूं और उसको मैं इसी तरह से फेंक देता हूं, बहुत सारे इसी तरह से मैं उसको कहीं डाल देता हूं, तो ए भाग में उसकी संभावना ज्यादा है कि बी भाग की संभावना ज्यादा है। जैसे आपने कहा एक ट्रॉली है, ट्रॉली से उठा करके कोई ईंट के टुकड़े उठा के फेंक रहा है, तो किसकी संभावना ज्यादा है कि जो बी में चित्र दिख रहा है वो, या ए में जो चित्र दिख रहा है वो? संभावना ज्यादा इसकी है कि बी में जो चित्र दिख रहा है, जो रैंडमली ओरिएंटेड है, वो इस तरह से जमेंगे। तो ऑर्डरनेस यहां पर ए वाले में ज्यादा है, बी वाले में कम है। लेकिन इस तरह की ऑर्डरनेस हमको रेगुलर या प्राकृतिक जितने हमारे प्रोसेस हैं उसमें कम मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्रोपी में वृद्धि का जो मतलब यह है कि निकाय के अणु में अनियमितता में वृद्धि हो गई है। निकाय के ताप में वृद्धि होने पर ऊष्मा की हानि होगी, जिससे एंट्रोपी में कमी होगी, एवं निकाय के अणु में नियमितता बढ़ेगी। यदि ऊर्जा में कमी हो रही तो एंट्रोपी में कमी होगी। एंट्रोपी कमी है तो ऑर्डरनेस बढ़ रही है। और परम शून्य ताप पे, जिस पर अभी पूर्ण रूप से अपन पहुंच नहीं सकते हैं, लेबोरेटरी में वो 2 × 10⁻⁻8 केल्विन तक हम। ये माइक आप लोग बंद करें, माइक आपका म्यूट पे कर लें। तो परम शून्य ताप पर निकाय के अणुओं में पूर्ण नियमितता होगी और अणुओं में कोई गति नहीं आएगी। जब अणुओं में गति नहीं आएगी इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो इसका मतलब है कि उसकी एंट्रोपी हम शून्य मान सकते हैं। इसको हम ऊष्मा गति का तृतीय नियम बोलते हैं। तो ऊष्मा गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि किसी भी निकाय का ताप जो है परम शून्य तक हम कुछ स्टेप्स में, कुछ पदों में नहीं पहुंच सकते। उसको पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आप परम शून्य ताप पर पहुंच सकते हैं। और लेबोरेटरी में जैसे मैंने आपको बताया कि 2 × 10⁻⁸ केल्विन तक टेम्परेचर अचीव कर लिया गया है, लेकिन अभी तक भी पूर्ण रूप से 0 केल्विन तक नहीं पहुंच पाए हैं। और परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य होगी। ये ऊष्मा गति के तीसरे नियम के स्टेटमेंट्स हैं। अब जानते हैं कि एंट्रोपी के क्या अनुप्रयोग हम कर सकते हैं। इसको जरा जल्दी से देख लेते हैं। एंट्रोपी से कोई भी चीज अछूती नहीं है। एंट्रोपी इज एवरीवेयर, सब जगह। लिविंग ऑब्जेक्ट्स की यदि हम बात करते हैं तो शरीर जो है जवानी से बुढ़ापे तक जो है कमजोर होता जाता है, जबकि वो हड्डियां होती हैं वो कमजोर होती जाती हैं, आंखों की रोशनी कम होती चली जाती है। तो इसका मतलब है कि जो ऑर्डरनेस थी वो ऑर्डरनेस डिसऑर्डरनेस में बदल रही है। इसी तरह से आपका जब मन भटकता है तो हम कहते हैं कि ये ऑर्डरनेस से डिसऑर्डरनेस की तरफ जा रहा है, यानी एंट्रोपी बढ़ रही है। व्यक्ति की बात करें, समाज की बात करें, देश की बात करें, सभी में लगभग डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि समाज की, व्यक्ति की और देश की एंट्रोपी बढ़ रही है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपने एक बिल्डिंग बनाई,
बिल्डिंग बना के छोड़ दिया, तो उसमें कोरोजन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के कारण उसमें केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज होने से जो वस्तु जिस चीज के लिए बनाई है कुछ समय के बाद उसका वो उपयोग के लायक नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए कि लोहा है, लोहे में जंग लग जाती है, आपने देखा है, यदि उसको आप ऐसे छोड़ दें, उसको उपयोग ना करें, तो उसमें जंग लग जाती है। कारण क्या है? उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, उसके कारण उसमें जंग लगती है। इसका मतलब है कि वहां पे ऑर्डरनेस से डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, यानी एंट्रोपी में वृद्धि हो गई। तो जो एंट्रोपी के जो टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीडेशन है, घर्षण है, फ्रिक्शन है, ऊष्मा है। ऊष्मा यदि आप वो ग्रहण कर रहा है, तो ऊष्मा ग्रहण कर रहा है तो उसकी एंट्रोपी में वृद्धि होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फिर उसके कारण फिर से एंट्रोपी में वृद्धि होगी। गुरुत्वाकर्षण क्या है? ये आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ खींचता है, गुरुत्वाकर्षण आपने पढ़ा है। एक जो हमारा सन है वो सबको गुरुत्वाकर्षण के कारण चल रहा है। इसी तरह से आपने ब्लैक होल का नाम सुना होगा कि ब्लैक होल वो जो है चीजों को अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण से खींचता है। तो ये तब तक आपको खींचता रहेगा एक दूसरे की तरफ जब तक कि वो कोलैप्स ना हो जाए। तो ये एंट्रोपी, इस चीज में वृद्धि होती है, एंट्रोपी में वृद्धि हो गई, तो एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस की तरफ बढ़ रही है। अब एंट्रोपी को हम कम कैसे कर सकते हैं या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? यदि हम अपने शरीर की बात करें तो शरीर को यदि आप कसरत नहीं करते तो आपका शेप शरीर का कुछ भी बिगड़ सकता है, यानी आपका शरीर में डिसऑर्डर आ गया। डिसऑर्डर आ गया तो उसको शेप में रखने के लिए क्या करते हैं? कसरत करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, तो वो ऑर्डर में रहेगा। तो यहाँ पे आप एंट्रोपी को कंट्रोल कर सकते हो बाय अप्लाइंग सम कंडीशंस। कुछ बंधन लगा करके आप एंट्रोपी को कंट्रोल कर सकते हो। शरीर के लिए यदि आवश्यक पोषण, हड्डियों के लिए, आंखों के लिए यदि आप पोषण देते हैं तो उसको कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको ऑर्डर में रख सकते हो। यदि आप नहीं करेंगे तो डिसऑर्डर की तरफ वो अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से यदि मन को भटक रहा है तो आप क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। यदि मान लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो तो आप एक शहर की कल्पना कर सकते हैं कैसा होगा? बहुत ज्यादा डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी। तो लॉ और ऑर्डर को कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस कुछ बंधन लगाती है, पुलिस का आपको डर रहता है, इसलिए वो लॉ एंड ऑर्डर हमारा बना रहता है। यदि नहीं हो तो उसकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ेगी, लेकिन आप उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो बाय अप्लाइंग सम कंडीशंस। इसी तरह से एक व्यक्ति है, समाज है, देश है, यदि आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो एंट्रोपी को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। अच्छी यदि आपकी सोच है तो आप एंट्रोपी को कंट्रोल कर सकते हैं, और नियमों का यदि आप पालन करते हैं तो एंट्रोपी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से एंट्रोपी पर एक बड़ा अच्छा व्यंग हमको मिला, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। ये आप घर में जाके किसी बच्चों को मत बताना कि एंट्रोपी डिसऑर्डर होती है, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे आप देखिए। यहाँ पे एक बच्चे ने गिलास तोड़ दिया, मम्मी पूछ रही है व्हाट हैपेंड हियर, तो बच्चा बोलता है एंट्रोपी, यानी ऑर्डरनेस से डिसऑर्डरनेस था। गिलास अच्छा वाला बना था, वो ऑर्डर था, अब डिसऑर्डर हो गया। फिर रसोई घर में गया, उसने सब फैला दिया, मम्मी पूछती है व्हाट दिस मैस, ये क्या कर दिया है? बच्चा फिर बोलता है एंट्रोपी। बच्चा बॉक्स को खोल के सब चीज इधर उधर कर देता है, जो अच्छे से सजा हुआ था उसकी एंट्रोपी बढ़िया थी, अच्छी थी, कम थी, अब बच्चे ने एंट्रोपी बढ़ा दिया। अगेन मम्मी पूछती क्या हुआ, तो बच्चा बोलता है एंट्रोपी। तो इसलिए बच्चों को जब तक हम जो है एंट्रोपी के बारे में बताते नहीं, जब तक वे इसको समझ ना ले, नहीं तो वो यही बोलेंगे सब मस्ती करेंगे, शैतानी करेंगे और बोलेंगे सब एंट्रोपी है। अब आज जो हमने पढ़ा उसका एक पुनरावलोकन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा नियत रहती है जब कोई उत्क्रमणी प्रक्रम होता है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी जब कोई भी अनुत्क्रमणी या इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। चूंकि सभी प्राकृतिक प्रक्रम अनुत्क्रमणी होते हैं, इसलिए ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। इसका मतलब यह है ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी कार्य करने के लिए ऊर्जा कम होती चली जा रही है। और एंट्रोपी निकाय के अणु की अव्यवस्था की माप है, यानी व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, ऑर्डरनेस से डिसऑर्डरनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन रोक नहीं सकते।
और यदि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई एक व्यक्ति यदि आइसोलेटेड रहता है तो उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, वो डिसऑर्डरनेस की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब हम समाज में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, व्यक्तियों के साथ रहते हैं, तो बातचीत करके हमारा मन जो है वो संतुलित रहता है। संतुलित रहता है यानी उसकी एंट्रोपी जो है वो कंट्रोल में रहती है। इसलिए आइसोलेटेड रहने की बजाय एक ग्रुप में यदि रहेंगे तो एंट्रोपी कंट्रोल में रहेगी। तो एंट्रोपी के अनुप्रयोग आपके लिए यह है कि एंट्रोपी के अनुप्रयोग खोजिए और अपनी एंट्रोपी को कंट्रोल में रखिए। अब यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एंट्रोपी जो भी हमने पढ़ा, जो भी कुछ दिमाग में आता हो वो आप पूछ सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी जो एंट्रोपी जितना भी हमने पढ़ा है उसमें कोई भी चीज जो समझ में नहीं आई या जो भी आपकी जिज्ञासा है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि एंट्रोपी आपको, समाज को, सबके लिए ये एंट्रोपी बढ़ने का मतलब ये है कि डिसऑर्डरनेस बढ़ना है। चलिए, यदि आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं ही पूछूंगा। मंदसौर से बच्चे बैठे हुए हैं, मंदसौर, दमोह, जबलपुर में भी कुछ बच्चे दिख रहे हैं हमको अच्छे, हरदा। जो भी मन में जिज्ञासा हो पूछ सकते हो, अभी जो भी पढ़ते पढ़ते कुछ दिमाग में जिज्ञासा आई हो। हेलो सर। हाँ हाँ, कहाँ? हरदा जिले से बोल रहा हूँ, विवेक कुमार सिंधिया। सर मेरा सवाल है, थोड़ा पीछे आ जाओ, कैमरे के पास आओ, कैमरे से थोड़ा दूर हो जाओ, आपका चेहरा नहीं दिखाई दे, और पीछे जाइए। सर मेरा सवाल है कि जो ब्रह्मांड में ब्लैक होल होते हैं उसमें एंट्रोपी क्या काम करती? वो एंट्रोपी, वही मैंने बताया, एंट्रोपी का एक टूल है गुरुत्वाकर्षण। तो वो चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी वो डिसमेंटल करने के लिए, कोई भी ग्रह है, बड़े बड़े ग्रहों को वो खींच लेता है। तो यदि कोई चीज के पास में जाएगी तो वो जो ऑर्डर है वो उसको डिसऑर्डर बढ़ा रही है। तो ब्लैक होल का काम डिसऑर्डर बढ़ाने का है। यस सर। और सर इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? कम करने के लिए मैंने कहा ब्रह्मांड की एंट्रोपी, चूंकि सारे प्रोसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल हैं, तो आप कम तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कोई भी चीज का आप कंस्ट्रक्शन जब करते हैं, कोई भी चीज को जमाते हैं, तो आप एंट्रोपी को क्या करते हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप उसको छोड़ देते हैं, एक बिल्डिंग आपने बनाई, तो बिल्डिंग जब आपने बनाई तो उसकी एंट्रोपी जो है वो ऑर्डरनेस बढ़ गई। जब ऑर्डरनेस बढ़ गई तो एंट्रोपी में कमी आई। लेकिन जैसे ही आपने छोड़ दिया उस चीज को, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ने लगती है। कारण उसके पास टूल हैं। कौन कौन से टूल हैं? कोरोजन का टूल है, ठीक है, और इतने सारे उसके पास टूल हैं कि वो ऑक्सीडेशन का टूल है। जैसे आपने सीमेंट मिलाया, ये मिलाया, तो उसमें ऑक्सीडेशन के कारण उसमें केमिकल चेंज होते हैं। केमिकल चेंज होने से डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है। तो आप उसको और भी कोई बच्चे पूछना चाहें, और किसी की जिज्ञासा हो? मंदसौर से कोई पूछना चाहे, पन्ना से? या जो हमने आपको ऊष्मागतिकी के सिद्धांत या नियम बताए थे जो पिछले लेक्चर में, उसमें यदि आपकी पढ़ने के बाद कोई डाउट है, जिज्ञासा है, तो वो भी पूछ सकते हैं। चलिए, यदि आप नहीं पूछ रहे तो फिर मैं ही पूछता हूं। अच्छा, बताइए कि एक कोई भी उत्क्रमणी प्रक्रम है, उसमें एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी में परिवर्तन कुछ होगा या नहीं होगा? हेलो। हाँ, एमएच कॉलेज जबलपुर सर। हाँ बोलिए। थोड़ा आप दिख नहीं रहे, कौन है? खड़े होके बोलिए। हेलो, अपना नाम बताएं। सोनी, एमएच कॉलेज जबलपुर। हाँ, अनुत्क्रमणी प्रक्रम में एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा, वो जीरो रहेगी। जीरो रहेगी, बिल्कुल ठीक। और यदि कोई अनुत्क्रमणी प्रक्रम है तो उसकी एंट्रोपी उसमें बढ़ेगी, ठीक है।
ये दो चीजें हो गई। अब ये बताएं कि उत्क्रमणी प्रक्रम क्या है और अनुत्क्रमणी प्रक्रम क्या है। उत्क्रमणी प्रक्रम रिवर्सिबल होता है, मीन्स कि थोड़ा माइक को पास में रखें, आवाज कट रही है आपकी। उत्क्रमणी प्रक्रम रिवर्सिबल होता है, जो भी हम प्रक्रम होता है साइक्लिक होता है, जो चीज हाँ। हम स्टार्टिंग से लेते फिर प्राप्त होती है। और अनुत्क्रमणी प्रक्रम इरिवर्सिबल होता है, उसमें कोई भी प्रक्रम यूज करते हैं वो एक लाइन में ही चलती है, वो हमें पुनः प्राप्त नहीं होती। और उत्क्रमणी प्रक्रम एक्चुअली उसमें जो भी प्रोसेस है एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हैं और दूसरी से वापस पहली स्टेट में आ रहे हैं, तो वो ओरिजिनल स्टेट मिल जाना चाहिए वातावरण को भी और सिस्टम को भी, तभी हम कहेंगे कि वो प्रोसेस उत्क्रमणी है। और व्यवहार में कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं होता जो उत्क्रमणी हो, क्योंकि उसमें ये मान के चलते हैं कि घर्षण नहीं होना चाहिए, ऊष्मा की हानि नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, और ऐसा हम कोई भी इंजन नहीं बना सकते या सिस्टम नहीं बना सकते जिसमें ऊष्मा की हानि ना हो या घर्षण ना हो। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए, और कोई आपका यदि प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। और विषय को जो हमने आपको बताया कि एंट्रोपी से रिलेटेड जितने भी उसके उपयोग आप खोज सकते हैं वो खोजिए, तो इससे आपको विषय को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए, यदि आपका और कोई क्वेश्चन नहीं है तो इतना ध्यान से सुनने के लिए सभी को धन्यवाद।